सीन स्टार्ट होता है फेडरेशन से, जहां हालात बद से बदतर हो रही थी और उसी रिसेंट इवेंट्स का अपडेट फेडरेशन के हेडक्वार्टर में पेश किया जा रहा था। डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन चल रहा था। डिस्कशन से हमें पता चलता है कि चूहों का आतंक बढ़ता चला जा रहा था और उन चूहों को उनका एक लीडर लीड कर रहा था। फेडरेशन का मुसीबत बस चूहे नहीं थे, कुछ वाइल्ड वुल्फ्स भी थे जो पता नहीं कहीं से आके आसपास की ह्यूमन ट्राइब्स को खत्म कर रहे थे। और यहाँ तक कि ह्यूमन डेथ काउंट तो 30,000 के आसपास चले गए थे। वहाँ पे शाओलिंग और वांग हाओ के बारे में भी डिस्कस किया जाता है, जो फिलहाल ही बैटल से वापस आए थे और बहुत नाजुक स्टेट में थे, बहुत कमजोर हो गए थे। वहीं पे ही विदर्ड वुड फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है। विदर्ड वुड फॉरेस्ट एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इंसान जैसे दिखने वाले बीस्ट रहते थे और वो लोग नेचुरली पैदा नहीं हुए थे, उन पे एक्सपेरिमेंट करके उनको आर्टिफिशियली बनाया गया था। मतलब ह्यूमंस और बीस्ट का हाइब्रिड बनाया जा रहा था। ऐसी डाटा पाके फेडरेशन के कुछ ऑफिसर्स दंग रह जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स को तो कई सालों पहले ही बंद कर दिया गया था। तभी इन्वेस्टिगेटर्स अपना रिपोर्ट पेश करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ओरिजिनल जेनेटिक फोर्स बेस पे कोई इन्वेजन किया था, वहाँ पे सबको मार के सारी इन्फॉर्मेशन को वो चुरा के लेके गया था। तभी फेडरेशन को एक अलर्ट मैसेज आता है। मैसेज ऑस्ट्रेलिया से आया था, ऑस्ट्रेलिया के सुपर नेचुरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से आया था। रिपोर्ट में वो लोग एक अनजान क्रिएचर के बारे में बोल रहे थे जो ऑस्ट्रेलिया के शहरों में तबाही मचा रहा था। वो क्रिएचर विशालकाय और जायंटिक था और ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में वो 1 लाख लोगों को मार चुका था। ऑस्ट्रेलिया से होते होते वो फेडरेशन की ओर ही जा रहा था और 1 महीने के अंदर अंदर वो फेडरेशन तक पहुंच भी सकता था। फेडरेशन के लिए मामला बहुत ज्यादा गंभीर होने वाला था और ऐसी मुसीबत से निपटने के लिए रीजनल कमांडर्स मीटिंग कर रहे थे, पर वो कर ही क्या सकते थे, क्योंकि पुराने डाटा के हिसाब से वो मॉन्स्टरस बीस्ट 4th ट्रांसेंड लेवल का था और अगर वो रिसेंटली डेवलप हुआ होगा तो फेडरेशन को भगवान ही बचा सकता था। ऐसी भयानक न्यूज सुन के फेडरेशन का हेड बौखला उठता है। जाओ सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स को गैदर करो, नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस बिठाओ, कहीं से भी कोई भी मदद मिल सके तो मदद लेके आओ, बोल के फेडरेशन का हेड अपने असिस्टेंट को आने वाले मुसीबत का सॉल्यूशन ढूंढने का कमांड दे देता है और खुद चिंता में पड़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है आर्टिक स्नोई माउंटेन्स में, जहाँ जियो के सामने 2-हेडेड म्यूटेंट सियान वुल्फ, 3-हेडेड म्यूटेंट ग्रीन स्नेक और तो और बेबी ब्लैक मंकी हनीपॉट बैजर के साथ खेल रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। यूं तो जियो के कहने पे ही हनीपॉट बैजर तीनों शैतानों को वो संभालने की कोशिश कर रहा था, पर उनको वो संभाल पा नहीं रहा था। 2-हेडेड म्यूटेंट सियान वुल्फ अब फर्स्ट ऑर्डर में डेवलप हो चुका था, जो एक मुंह से आग और एक मुंह से आइस एलिमेंट ब्रीथ कर रहा था। मतलब दोनों एलिमेंट को बचपन से ही कंट्रोल कर पा रहा था और उन्हीं स्किल को यूज करके वो हनीपॉट बैजर को भूनता जमाता चला जा रहा था। वहीं 3-हेडेड म्यूटेंट ग्रीन स्नेक भी थी, जो हनीपॉट बैजर पे अपना कुंडली कसती चली जा रही थी। ब्लैक मंकी भी हनीपॉट बैजर को अकेला नहीं छोड़ रहा था, मार मार के वो हनीपॉट बैजर को सांस लेने का भी समय नहीं दे रहा था। बेचारा हनीपॉट बैजर तो फंस गया था, क्योंकि बच्चों को संभालने का काम उस पे भारी पड़ रहा था। तभी जियो एक चीज नोटिस करता है, 3-हेडेड म्यूटेंट ग्रीन स्नेक एक्वाटिक क्रिएचर थी और वो पानी के अंदर ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप हो सकती थी। इसीलिए जियो तुरंत अपने फर्स्ट टीम्ड एक्वाटिक बीस्ट को समन करता है, जो कि एक ओरका होता है, जो कि बहुत सुरीली आवाज में अपने मास्टर जियो को ग्रीट करता है। ओरका को बुला के जियो उसे एक कमांड देता है, कमांड की वो 3-हेडेड म्यूटेंट ग्रीन स्नेक को पानी के अंदर ले जाए और पानी के अंदर ग्रो करने में, डेवलप होने में वो उसे हेल्प करे। कमांड पाके जैसे ही ओरका 3-हेडेड म्यूटेंट ग्रीन स्नेक के साथ समंदर के अंदर चला जाता है, वैसे ही जियो अपना अटेंशन सियान वुल्फ पे देता है। 2-हेडेड म्यूटेंट सियान वुल्फ को वो आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन्स को खाने में लगा देता है। आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन्स को खा के स्ट्रॉन्गर होने में लगा देता है। अब बस ब्लैक मंकी बच गया था और एक मंकी को तो दूसरा मंकी ही संभाल सकता था, इसीलिए ब्लैक मंकी को वो गोल्डन मंकी को सौंप देता है। वहीं कुछ देर में हनीपॉट बैजर होश में आता है, जो सियान वुल्फ के आइस एलिमेंट से जम गया था और जैसे ही वो होश में आता है वो गुस्से से उबलने लगता है। कहाँ गए वो तीनों शैतान, उनको मैं आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बोल के वो गुर्राने लगता है। पर हनीपॉट बैजर की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था, दूसरों को पनिश करना नहीं बल्कि उसकी किस्मत में तो खुद पनिशमेंट पाना लिखा था। बहुत लेजी हो गए हो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर तो अब गोल्डन मंकी और वाइल्ड बोर भी हो गए हैं, तुम्हें मैं आज से खुद ट्रेन करूंगा, बोल के जियो हनीपॉट बैजर को अपना फैसला सुना देता है और मार मार के उसे ट्रेन करने लगता है। 3 दिन ऐसे ही बीत जाता है और इन्हीं 3 दिनों में हनीपॉट बैजर मस्कुलर हो चुका होता है, फास्ट ट्रांसेंड ऑर्डर की पीक में पहुंच चुका होता है। वो सोचने लगता है कि उससे ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं है, इसीलिए मिशन कंप्लीट करके जब उसके टीममेट्स वापस आते हैं तो हनीपॉट बैजर उनके सामने दिखावा करने के लिए चला जाता है, पर खुद इंसल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके दूसरे टीममेट्स अब उससे ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, 2nd ट्रांसेंड लेवल में पहुंच चुके थे। सीन शिफ्ट होता है मिशन पे गए बीस्ट के पास, जो जियो के सामने खड़े थे और जियो से
तारीफ पा रहे थे, और तारीफ वो पाए भी क्यों ना, क्योंकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल होके जो आए थे, स्पिरिचुअल ग्रास को जीत के आए थे। स्पिरिचुअल ग्रास के स्टैट्स को जैसे ही जियो देखने की कोशिश करता है, उसकी आंखें चकाचौंध हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल ग्रास थी ही इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो फिलहाल के लिए तो अनअवेकेंड थी, पर फिर भी टाइम को फ्रीज कर सकती थी और 1000 किलोमीटर तक दूसरे जीवों को कंट्रोल कर सकती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि इस स्पिरिचुअल ग्रास का एक्चुअल नाम सेलेस्टियल फ्लावर था। सेलेस्टियल फ्लावर के पास तो ब्लेसिंग और फ्लावर लैंग्वेज का स्किल भी था, जिससे वो दूसरों को बफ कर सकती थी, स्पिरिचुअल एनर्जी से रिजुवनेट कर सकती थी। यूं तो सेलेस्टियल फ्लावर्स के स्किल्स देख जियो बहुत इंप्रेस हुआ था, थोड़ा बहुत एनवियस भी हो रहा था, पर सेलेस्टियल फ्लावर तो जियो को देख घबरा रही थी। जियो के सामने उसकी बोलती ही बंद हो गई थी, पर जियो सेलेस्टियल फ्लावर को दिलासा देता है। वो उसे समझाने लगता है कि वहाँ ऐसा कोई नहीं है जो उसे क्षति पहुंचा सके। जियो तो स्पिरिचुअल फ्लावर से एक मदद भी मांगता है, मदद स्पिरिचुअल फ्लावर और स्पिरिचुअल हर्ब के कल्टीवेशन पे, जिसे सेलेस्टियल फ्लावर इजीली मान लेती है। वो बोलती है कि आधा महीने के अंदर ही सारे कल्टीवेशन टेक्निक्स वो जियो को सिखा देगी, उसके रहते सारे के सारे स्पिरिचुअल फ्लावर जल्दी से जल्दी उगेगी। पर ये सब करने के लिए सेलेस्टियल फ्लावर को भी कुछ चाहिए था, हर घंटे ढेर सारे स्पिरिचुअल फ्लावर्स को उसे ऑब्जर्व करना था, अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को मेंटेन करके रखना था। सौदा बुरा नहीं था, इसीलिए जियो सारे स्पिरिचुअल फ्लावर्स की सीड्स को कलेक्ट करने के लिए नाइन टेल फॉक्स को लगा देता है, ताकि उन्हें सेलेस्टियल फ्लावर कंज्यूम कर सके। उसी वक्त जियो के पास पैंडा आता है। पैंडा बोलता है कि उसे जल्दी से जल्दी मिस्टी माउंटेन जाना है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। पैंडा का मेन आहार बैम्बूस था, जो मिस्टी माउंटेन के हरे भरे जंगलों में ही मिलता था। इसलिए परमिशन पाके पैंडा मिस्टी माउंटेन के लिए निकलता है, पर इससे पहले कि वो मिस्टी माउंटेन में जा सके, सेलेस्टियल फ्लावर पैंडा के पास जाती है और अपने प्यार का इजहार वो पैंडा के पास करने लगती है। दूसरी तरफ समंदर में प्लेन्स और वॉरशिप उस जजेंटिक मॉन्स्टरस सी क्रिएचर के पास जा रहे थे, उससे वॉर का डिक्लेरेशन कर दिए थे। एक ऐसा बीस्ट जो जियो से भी ज्यादा पावरफुल था, वो फेडरेशन से टकराने वाला था, और इस वॉर का रिजल्ट इंसानों के लिए अच्छा नहीं होने वाला था।